हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे एथिक्स के ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, उन टॉपिक्स के एग्जाम्पल मिलेंगे जो आप यूजुअली सर्च करते रह जाते हैं और आपको बहुत ही मैकेनिकल एग्जाम्पल्स मिलते हैं। सो दिस वुड डेफिनेटली प्रोवाइड एन एज टू यू। बहुत सारा हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करने हैं एंड अ लॉट अबाउट मेन्स एज वेल। सो ऑल राइट, पहला आर्टिकल है श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सिरिसेना टू पे विक्टिम्स ऑफ बॉम्बिंग्स। तो देखिए, ये अकाउंटेबिलिटी का और इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक एपिटमी एग्जाम्पल है। बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल कि कैसे इफ यू फेल्ड योर पीपल यू विल हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। ओके, तो और अकाउंटेबिलिटी का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आपको पता है बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, वो एक यात्रा चला रहे हैं जिसका नाम है समाधान यात्रा, ग्रीवेंस रिड्रेसल, या फिर जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स या जो भी, उनके बारे में लोगों की सुनवाई करना। तो ये अकाउंटेबिलिटी के दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इफ यू वुड राइट देम, एग्जामिनर वुड डेफिनेटली बी वेरी हैप्पी। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है और इंडिया का क्या रोल है इसमें। तो श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को ऑर्डर किया है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मैत्रीपाला सिरिसेना, उनको एक कॉम्पनसेशन अमाउंट पे करना है, श्रीलंकन रुपी 100 मिलियन, अराउंड 2.2 करोड़ रुपीस। अगर हम इंडिया की करेंसी की टर्म्स में बात करें, किनको? जो अप्रैल 2019 ईस्टर बॉम्बिंग्स के विक्टिम्स थे उनको, जो टेरर ब्लास्ट हुआ था, एक सीरियल टेरर ब्लास्ट हुआ था। तो ये क्यों उनको पे करना पड़ेगा? क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ही इन ऑन हिज पार्ट ऑफ कोर्स उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर के लिए उनको अकाउंटेबल होल्ड किया गया है। बहुत सारी इंडिया की तरफ से भी वार्निंग्स मिली थी एक हफ्ते पहले ही, पर इन्होंने महज इंफॉर्मेशन कह के उसे टाल दिया। तो बहुत सारी जो सोर्सेज हैं वो ये भी कहते हैं कि एक पॉलिटिकल प्लान था ये, ना ही केवल एक टेरर आउटलुक की तरफ से देखना चाहिए, बट इट वाज प्लान्ड ओनली एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट was also involved in it। तो यही बेसिकली इनको अकाउंटेबल होल्ड किया जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, जो भी ये कॉम्पनसेशन पे करेंगे वो विक्टिम फंड एक बनाया जाएगा, उसके अंदर डाला जाएगा ये सारा पैसा, और फिर जो ऑफिस फॉर रेपरेशन है वो डिसाइड करेंगे कि इक्विटेबल मैनर में कौन सी फैमिलीज को, कौन से विक्टिम्स को, कौन से किन्स को इससे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल कि कैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, और साथ ही में कैसे द सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ श्रीलंका डज नॉट केयर हु यू वर। ओके, तो बोथ अकाउंटेबिलिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो देखिए, इसी तरह की इंस्टीट्यूशंस चाहिए हर एक कंट्री की सरकार को, हर एक कंट्री के लोगों को, ताकि उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो। कोई भी हो, अगर आपकी सरकार आपको फेल कर रही है तो उनको इस तरह की सजा मिलेगी या फिर उनसे कॉम्पनसेशन लिया जाएगा। ओके, तो आप जानते हैं कि अप्रैल 21 2019 को क्या हुआ था। श्रीलंका ने एक सीरियल ब्लास्ट विटनेस किया था अक्रॉस द चर्चेज एंड लग्जरी होटल्स इन द कैपिटल कोलंबो और उसके नियर बाय एरियाज में। तो अराउंड 279 लोगों की जान गई थी, हंड्रेड्स वर एक्चुअली इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट, जो काफी ज्यादा आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। जो हमारे तक भी न्यूज पहुंची थी, जिस तरह के सीन्स हमारे सामने आए थे, इट वाज एक्चुअली वेरी पेनफुल। तो और आप जानते हैं कि 2009 ही में इनकी सिविल वॉर खत्म हुई थी और उसके जस्ट एक डेकेड बाद, 10 साल बाद, ये हमने ईस्टर बॉम्बिंग अटैक्स देखे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सोर्सेज ये भी कहते हैं, बहुत इंटरनेशनल फोरम्स पे ये चीज पहुंचाई गई है कि इट वाज नॉट प्योरली अ वर्क ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, बल्कि एक ग्रैंड पॉलिटिकल प्लॉट भी था, साइटिंग सेवरल फेलियर्स ऑफ द देन प्रेसिडेंट, ऑल्सो द मिनिस्टर। अब देखिए, ये जो प्रेसिडेंट थे उस समय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हुआ करते थे, तो इसीलिए ऑफ कोर्स ही विल हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो ये 7 जज बेंच जो बैठा, उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स आपने हर कम्युनिकेशन को बस महज इंफॉर्मेशन कह के छोड़ दिया कि इट्स अ डेली रूटीन इंफॉर्मेशन, नॉट इंटेलिजेंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे जैसे लिखा है
कि कोर्ट ने ये भी बताया कि जब भारत ने आपको बहुत ही हफ्तों पहले बता दिया कि इस तरह का अटैक हो सकता है, ईस्टर संडे was just a few weeks away when the heads up about imminent attack came from India, but there is little alertness or alertness shown by officials to carry out measures to safeguard any of the churches in the country. तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है, it was termed as not intelligence but mere information. तो ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है. Alright, so again I repeat, accountability की दो एग्जाम्पल, जो समाधान यात्रा चल रही है बिहार में, और साथ ही में ये श्रीलंका का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना. अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करना है. बीजेपी रूल्ड स्टेट्स स्प्लिट ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज. तो देखिए, हमें ये नहीं डिस्कस करना कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स कैसे स्प्लिट है एंड ऑल ऑफ दैट. हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करनी है, लैंडमार्क जजमेंट, और साथ ही में माइनॉरिटीज का कॉन्सेप्ट. आप ऑलरेडी जानते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक्स going on minorities, National Commission for Minorities and all of that. मैं भी बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे आपको अगर माइनॉरिटीज़ पे क्वेश्चन आता है तो आपको एक पाई चार्ट बनाना है. पाई चार्ट के अंदर आप एक बहुत बड़ा स्लैब दिखाएंगे जिसमें आप 79% और 80% अराउंड हिंदूज दिखाएंगे और बाकी माइनॉरिटी का स्प्लिट दिखाएंगे कि कितना 14% मुस्लिम्स हैं, अराउंड 2 something % क्रिश्चियंस हैं. सो दिस इज हाउ यू वुड डिपिक्ट अपने आंसर में. ओके, तो ये सब कुछ. अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही एमिनेंट इशू डिस्कस करना है, बट बिफोर दैट आई वुड गिव अ cursory reading of the first paragraph, और फिर हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली why are we discussing this article after all. तो बीजेपी रूल्ड गुजरात, कर्नाटका और मध्य प्रदेश ने कहा है कि जो करंट सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड नोटिफाइंग माइनॉरिटीज है नेशनल लेवल पे, तो देखिए क्या है. अगर हम भारत को देखें तो भारत में जो मेजोरिटी है वो किसकी है? हिंदूज की है, ऑफ कोर्स, है ना. और बाकी माइनॉरिटीज हमने डिस्कस कर ली. माइनॉरिटीज में सबसे बड़ा जो ब्रैकेट है वो मुस्लिम्स का है ना. तो ये हम फिर जैन्स का सबसे कम है, ये सब कुछ हम जानते हैं, ठीक है. और अगेन क्योंकि जैन प्रोटेस्ट अभी रिसेंटली हुए थे, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप माइनॉरिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं. ओके, तो नेशनल लेवल पे क्या है कि हिंदूज आर इन मेजोरिटी और बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो माइनॉरिटीज गिनी जाती हैं. लेकिन अब बात क्या है कि स्टेट लेवल पे, तो जैसे अगर आप कुछ स्टेट्स देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, वहां पे जरूरी नहीं है कि हिंदूज मेजोरिटी में हो, है ना. वहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में हो सकते हैं, हिंदूज माइनॉरिटी में हो सकते हैं. तो जो एक सुप्रीम कोर्ट की 2002 की लैंडमार्क जजमेंट है, TMA पाई केस, वो ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा था, स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी मेजोरिटी को बेसिकली डिक्लेयर किया जाना चाहिए. अब कहीं जो स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अब ये है ही ऑलरेडी हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स, तो इनका ये कहना है हम तो जो नेशनल लेवल पे अभी तक चल रहा है वैसे ही फॉलो करेंगे. लेकिन कहीं स्टेट्स है, असम, उत्तराखंड, उनका ये कहना है कि नहीं, हम बेसिकली ये चाहते हैं कि स्टेट लेवल पे डिसाइड किया जाए. तो अब आपको कुछ बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझना है कि माइनॉरिटीज होती क्या है. तो सबसे पहली बात, क्योंकि यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू डू दिस, कि माइनॉरिटी जो शब्द है, जो टर्म है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है. तो स्टेटमेंट अगर ये आती है तो ये स्टेटमेंट सही है, दैट इट इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर एक स्टेटमेंट आती है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज only 2 types of minorities, and that is correct, क्योंकि हम रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को ही केवल रिकॉग्नाइज करते हैं. बाकी जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो रेस बेस्ड हो, जैसे ब्लैक एंड वाइट, जो यूएस के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें, उस तरह की एथनिक माइनॉरिटी वगैरह, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट रिकॉग्नाइजेज ओनली एंड ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. अब एक और बात, जब संविधान में डिफाइंड नहीं है माइनॉरिटी क्या है, कितनी माइनॉरिटीज हैं, कैसी माइनॉरिटीज हैं, तो फिर कहाँ से मिलता है हमें माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो देखिए, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है 1992 का, ये एक्ट आप जानते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, आप प्रिपेयर करके जाएंगे इस बार. तो उसका जो सेक्शन 2 क्लॉज C है, वो ये कहता है कि माइनॉरिटी वो होती है, वो कम्युनिटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है. तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी की हुई है 6 कम्युनिटीज माइनॉरिटीज के रूप में: मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन रिलीजन, ठीक है. जो जैन रिलीजन है वो अभी आई थिंक 2014 के अराउंड ही उनको ऐड किया गया था.
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली जो टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है, 2002 का ये केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो माइनॉरिटी है, वो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, वो बेसिकली एक स्टेट की डेमोग्राफी पे डिपेंड करना चाहिए एंड नॉट नेसेसरली जो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है उस पर। तो ये बेसिकली टीएमए पाई केस है। अगर देखिए, अगर बाय चांस आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, आर्टिकल 29 लिखेंगे, जो क्या कहता है, अगर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको प्रिजर्व किया जाएगा। ओके, तो ये चीज आप लिखेंगे। फिर आर्टिकल 30 लिखेंगे। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ओके, तो आप आर्टिकल 30 लिखेंगे। फिर तीसरा आप लिखेंगे आर्टिकल 350B। 350B आर्टिकल, एक और चीज अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम माइनॉरिटीज डिस्कस ही कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल 350B है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओके, तो ये बेसिकली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 का, उसने इंसर्ट किया था आर्टिकल 350B। तो ये आपको एक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो इट इज जस्ट कि ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को एस्टैब्लिश करता है। तो देखिए क्या है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तो बन गया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दे दिया, लेकिन अब रिलीजियस के लिए भी तो कुछ करना है। रिलीजियस माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, ज्यादातर मैं वही कहूंगी, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, उसको आप लिखिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर में कि इट वर्क्स अ लॉट फॉर द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर कुछ गलत होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ आप लिखें। ओके, तो अगर एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं अपना आंसर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंसस 2011 है वो 19% अराउंड माइनॉरिटीज हैं भारत की पॉपुलेशन में। देखिए, मैं आपको बता रही थी कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे हिंदूज मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है। अब वो ऐसी कुछ ही स्टेट्स हैं, देर आर ओनली फ्यू सच स्टेट्स, तो उसी में दिक्कत आती है। जम्मू कश्मीर है क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे। पंजाब 6, यूजुअली 6 आर माइनॉरिटीज राइट, लेकिन पंजाब में 6 मेजोरिटी है। बहुत सारे रीजन्स में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है ना, ये क्या है, यहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है, या फिर बुद्धिस्ट भी बहुत जगहों पे, या फिर अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो मुस्लिम्स मेजोरिटी में है वहां पे। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड लक्षद्वीप, 6 ही। अगर अगेन अगर आपके पेपर में ये स्टेटमेंट आती है प्रीलिम्स में कि देर आर ओनली 6 सच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहां पे जो नोटिफाइड माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी में है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 6 ही ऐसी स्टेट्स या यूटीज हैं। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप अगेन, क्योंकि हम अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पे आ गए थे, तो हमने एनसीएम डिस्कस कर लिया कि आप लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, जिसको 2006 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो वो जो वेलफेयर के लिए काम करती है माइनॉरिटी की, तो आप ये सारी चीजें लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं जो यूनाइटेड नेशंस पे बहुत सारी डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेरेशन ऑन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, जैसे ये स्टेटमेंट हमने देख ली कि 24 स्टेट्स। ओके, तो बातचीत अभी चल रही है, सरकार बात कर रही है कि हर स्टेट का क्या बेसिकली कहना है। अब दिल्ली ने एक बहुत सही बात कही है, दिल्लीज आप गवर्नमेंट पुट फोर्थ द व्यू। दिल्ली की सरकार ने ये कहा है कि देखिए, हम तैयार हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर सकती है, उन हिंदूज को दिल्ली में जो बेसिकली माइग्रेंट्स हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर से आए हैं या लद्दाख से आए हैं। ठीक है, तो उनको, क्योंकि अपनी जगह पे तो ये माइनॉरिटी ही थी ना, तो यहाँ पे जो हिंदूज आ रहे हैं इन जगहों से, तो उनको भी माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जा सकता है। ऑल राइट, तो अब देखिए, हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। रनवे रेडी, यूथ पावर विल make this India's century, says PM. Now, why is this important? Our Prime Minister, he's definitely a very fantastic orator. Whoever writes his speeches, they are fantastic, at least for you. Even if there's a lot of opposition and
हमें उस चीज़ में जाना ही नहीं है तो हमें क्या करना। ठीक है, तो क्यों नहीं जाना हमें? क्योंकि आपको याद होगा मैंने कल आपको बताया था बहुत सारे जो मिस्टर मोदी बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो आपके कंक्लूजन्स बन जाते हैं, क्योंकि कंक्लूजन ही तो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत देते हैं ना, कि हमेशा तो ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई स्कीम होगी आपके कंक्लूजन में लिखने के लिए, या कोई बहुत शानदार कोई एक कंक्लूजन होगा ही। तो ये कुछ सेट 2-4 चीज़ें आप लिख के रखिए जो मिस्टर मोदी आए दिन कुछ ना कुछ बोलते हैं। अच्छा, आप उसे लिखिए। जैसे हमने कल क्या डिस्कस किया था, एक जगह मिस्टर मोदी ने कहा था कि फ्रॉम पास्ट सर्टेन ईयर्स, आप फ्रॉम पास्ट सर्टेन ईयर्स ना लिखे, क्योंकि ये तो अपनी अपनी सरकार का थोड़ा सा दिखाते हैं ना हर पार्टी के, वी हैव डन दिस इन 8 years एंड सिंस 2014। ऑफ कोर्स आप ये नहीं लिखेंगे, आपको वरना वरना आपके आंसर को ही पॉलिटिकल फेवर मिल जाएगा। तो उन्होंने लेकिन एक स्लोगन सॉर्ट ऑफ दिया था कि हम कौन से पाथ पे चल रहे हैं, हम रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म पाथ पे चल रहे हैं। राइट इट, इट्स फैंटास्टिक। ओके, या फिर हमने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का उस दिन एक ईडियम सॉर्ट ऑफ फ्रेज सॉर्ट ऑफ देखा था, जो आप लिख सकते हैं बहुत ज्यादा, कि भारत 3 Ds को रिप्रेजेंट करता है। कौन से हैं वो 3 Ds? एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है डेमोक्रेसी, एक होता है डाइवर्सिटी। लिखिए इसको। ठीक है, तो वैसे ही आज हमें कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है यहाँ से भी, एंड आई हैव डेलिबरेटली हाईलाइटेड ओनली दैट पोर्शन। तो बेसिकली मिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं, ही इज इनॉग्रेटेड 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल एट हुबाली। तो यहाँ पे बेसिकली यूथ फेस्टिवल की बात है, तो अगर कुछ यूथ पे आता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है, एथिक्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई केस स्टडी आ जाती है, कुछ भी, ठीक है, तो आप लिखिए युवा शक्ति के बारे में लिखिए। ये 2 शब्दों में ही कितना वेट है। हम नारी शक्ति बोलते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इस बार की 15 अगस्त की स्पीच में दिया गया। तो whenever you write about women, you write an essay on women, you write about नारी शक्ति, you write about युवा शक्ति। यहाँ पे जो लिखा है, युवा शक्ति इज द नेशंस ड्राइविंग फोर्स एंड देयर ड्रीम्स विल डिसाइड इंडियाज डायरेक्शन। उनके क्या सपने हैं, ऑफ कोर्स जो आप लोगों के सपने हैं, हमारे सपने हैं, वही तो डिटरमाइन करेंगे नहीं हमारा देश कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। जो हम सपने देखेंगे, जिन्हें पूरा करेंगे, भारत एक्चुअली उसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, और भारत भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां आप जा रहे हैं। टू हार्नेस युवा शक्ति वी नीड टू बी यंग विद आवर थॉट्स। जरूरी नहीं है कि उम्र किसकी कितनी है, आप जो सोच रहे हैं वो थॉट्स यंग हैं, यू आर यंग। ओके, तो यही चीज यहाँ, एंड ऑफ कोर्स एज इज जस्ट अ नंबर। विद आवर एफर्ट्स मोदी एडवाइज, तो युवा शक्ति आप जरूर लिखें। ओके, मोदी एडवाइज द यूथ टू टेक लेसन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टर मोदी डज दिस क्वाइट ऑफन। वो बहुत बार कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद से यूथ को सीखना चाहिए। तो whenever you're writing about youth, write about स्वामी विवेकानंद जी also. Okay, he said that there are 3 phases. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये अपने एथिक्स की केस स्टडीज में लिख सकते हैं। आपसे अगर किसी पर्टिकुलर इशू पे, क्योंकि बड़े सारे इश्यूज चल रहे हैं, देखिए एथिक्स की केस स्टडीज में ना कुछ कुछ सेट एथिक्स की केस स्टडीज हमें पता है जो आने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके जब मेंस नियर कर रहे हूँ, उससे पहले जो भी हमने अभी तक एथिक्स की केस स्टडी, चाहे वो जोशी मठ के ऊपर हो, चाहे वो एसिड अटैक केस के ऊपर हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ और कोटा सुसाइड्स के ऊपर हो, ये सारी जितनी भी केस स्टडीज हमने अभी तक डिस्कस की हैं, इफ़ यू वांट मैं कंपाइल्ड फॉर्म में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बट ऑफ कोर्स फॉर दैट चैनल हैज टू ग्रो, इट हैज टू रीच समवेयर। ऐसा नहीं कि उससे पहले मैं ही डिमोटिवेट हो जाऊँ और बस चैनल ही चला जाए। तो इसीलिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर यहाँ पे आप ये चीज़ बहुत बार लिख सकते हैं केस स्टडीज में, या फिर कोई भी इशू आता है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इनोवेटिव स्टेप्स यू कैन टेक इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप ये लिख सकते हैं कि जब भी कोई एक नया आइडिया होता है ना, तो उसको 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला होता है रिडिक्यूल, दूसरा होता है ऑपोजिशन, और तीसरा होता है एक्सेप्टेंस। तो इसमें मिस्टर मोदी ने कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल दिए हैं जो सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने इनिशिएट किए थे, जैसे डिजिटल पेमेंट्स, फिर स्वच्छ भारत अभियान, और कोविड-19 की जो इंडिजिनस वैक्सीन थी। तो पहले आपको बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल सहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, फिर आपको ऑपोजिशन सहनी पड़ेगी, फिर फाइनली वो इतना शानदार, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, यू स्टिक टू इट। If you definitely and very strongly believe that what you're doing is going to reach a very high pedestal someday, stick to it, क्योंकि आपकी सक्सेस इतनी बड़ी होगी कि सब एक्सेप्टेंस उसको मिल ही जाएगी। साथ साथ में जो लोग आपको अपोज किया करते थे, वही दे वुड गेट ओवरपावर्ड बाय योर सक्सेस। ओके, तो ये चीज इन्होंने लिखी है। सो यू राइट अबाउट इट। इफ अ न्यू आइडिया पॉप्स अप, इट विल गो थ्रू 3 phases: ridicule,
ऑपोजिशन एंड एक्सेप्टेंस। पर ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक कैवियट ये है कि जो भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आप इनोवेटिव मेजर प्रपोज कर रहे हैं दैट इज करेक्ट, उसमें एक मॉरल फर्वर है, एथिकल फर्वर है और साथ ही में प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ओके, आर्म्स एंड द वुमन, Jammu mother joins village defense guards after terror attack. Now this is very important. Why is this important? क्योंकि ये अगेन आपके लिए एथिक्स का एग्जाम्पल है, नारी शक्ति का एग्जाम्पल है। वुमेन का वैसे भी आप एथिक्स में लिखे चाहे ऐसे में लिखे, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साथ ही में GS1 में अगर विमेन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं दैट जम्मू विमेन बीइंग एनरोल्ड इन विलेज डिफेंस गार्ड्स VDGs, राइट अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे हम अभी एथिक्स के परस्पेक्टिव से भी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हम इसको आफ्टर ऑल पढ़ रहे हैं। तो देखिए, रेखा शर्मा जी हैं, शी इज 47 years old, शी इज अ रेजिडेंट ऑफ अपर डांगरी विलेज इन जम्मू। तो हम जानते हैं कि अभी राजौरी के डांगरी एरिया में अभी बहुत ज़्यादा मिलिटेंट अटैक्स हुए थे, काफ़ी लोगों की जान गई थी उसमें। तो बेसिकली जो रेखा शर्मा जी हैं, शी हैज पिक्ड अप द गन to fight militants as one of the village defense guards, a group of local volunteers being trained to counter terror attacks in this area. अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है लाइक द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मी बाई हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टिल हर लास्ट ब्रेथ, हम भी जो डांगरी की विमेन है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से उसी तरह से लड़ेंगे जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। they have spilled blood in my home, my village and my motherland, we will। okay, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा टचिंग स्टोरी है कि रेखा जी ने क्यों एक्चुअल में गन्स उठाई हैं, वाई शी इज टुक अप आर्म्स। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जिस तरह से इनकी नेबरहुड में एक विमेन रहती हैं, उन्होंने थोड़े ही साल पहले अपने हस्बैंड को खो दिया था, फिर काफ़ी मुश्किलात के बाद उन्होंने अपने 2 बेटे थे उनको पाल रही थी। कुछ ही साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी और दोनों की, एक की जनवरी 1 को, एक की जनवरी 2 को, दोनों ही बच्चों की मिलिटेंट अटैक्स में जान चली गई, बैक टू बैक टेरर अटैक्स में। तो ऑफ कोर्स दिस इज हॉरिबल, दिस इज हॉरिफिक। तो इसीलिए विमेन आर टेकिंग अप आर्म्स। ब्रेन, और देखिए बात ये है यहाँ पे आपको याद होगा जब हम विलेज डिफेंस गार्ड्स की बात कर रहे थे, जब विमेन आर डूइंग एवरीथिंग, दे आर इनटू मनरेगा वर्क्स, मोर देन 50% ऑफ जो मनरेगा का वर्क है वो विमेन ले रही हैं, उसमें काम कर रही हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो कुछ भी हो। जब जो मेन है वो माइग्रेट करके मैक्सिमम अर्बन एरियाज में आ जाते हैं तो पीछे घर कौन संभालता है, फिर खेती कौन संभालता है। या कोविड आया तो घर भी वही संभाल रही हैं, एग्रीकल्चर भी वही संभाल रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी उसके साथ उन्हीं को सहना पड़ रहा है। क्यों सहना पड़ रहा है इतनी सारी, उसके बाद भी दे कैन डू एनीथिंग एंड दे आर डूइंग एनीथिंग, सो दैट्स द पॉइंट। Brain dead Spanish women's organs save lives of 5. Now there are 2 things जो आपको इस आर्टिकल से सीखनी है। ओके, पहले तो एक बहुत ही अच्छा एथिक्स का एग्जाम्पल, लेकिन ये कौन से एथिक्स के टॉपिक का एग्जाम्पल है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये बहुत ही यूबिक्विटस सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल है, आप हर जगह यूज कर सकते हैं, पर मेरी तरफ से what is my takeaway from this particular article, if I had been at your point or position, मैं इसको कहाँ लिखती, ठीक है, तो मैं वो बताऊंगी। दूसरा, आपको याद होगा हमने ऑर्गन डोनेशन के ऊपर, ये भी एक केस स्टडी है, मैं आपको बताना भूल गई, तो ये भी अगेन आप चाहेंगे तो मैं कंपाइल करके जो भी मटेरियल है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ऑफ कोर्स मेरे पार्ट पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। इट्स ओनली गुड कि आप प्रिडिक्ट कर पाएँ कि क्या पूछा जाने वाला है पेपर में। ओके, अभी तो खैर बहुत कुछ डेवलप होगा, इट्स ओनली जनवरी अभी, और अभी तो सितंबर आने में काफ़ी महीने पड़े हैं, 9 महीने। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो और साथ ही में आपको याद होगा ऑर्गन डोनेशन के ऊपर, मेडिकल एथिक्स में ऑर्गन डोनेशन पे केस स्टडी पूछी जा चुकी है पहले। तो ऑर्गन डोनेशन पे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में, हम उसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा था कि कैसे जोग्राफिकली स्क्यूड है ऑर्गन डोनेशन, और बेसिकली जो लाइव बहुत सारी चीज़ें कि लाइव ऑर्गन्स जो हार्ट है, बहुत ज़रूरी है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो सके, और ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरी ईयर लैक्स ऑफ पीपल आर डाइंग क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गन कोई डोनर होता ही नहीं है। सो लॉट ऑफ थिंग्स हमने उसमें बहुत सारा डेटा डिस्कस किया था, व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग लेटली एंड ऑल ऑफ दैट। और साथ ही में हमने डिस्कस किया था उसमें एक पॉइंट जो था कि जो स्पेन है,
स्पेन में क्या है कि वहां पे बाय डिफॉल्ट डी फैक्टो वहां पे क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स डोनेट होते ही हैं। स्पेन में सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन होती है, ठीक है। आपके डेथ के बाद इफ यूर फॉर एग्जांपल डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, तो आपके ऑर्गन डोनेशन होगा ही होगा। पर वहां पे जैसे उनके फॉर्म में एक ऑप्शन ये होता है कि आप क्रॉस कर सकते हैं अगर आप ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहते, आपकी फैमिली मतलब, ठीक है। तो वहां पे ये है कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। आफ्टर डेथ वहां पे क्या होता है, आफ्टर डेथ ये माना ही जाता है कि आप ऑर्गन डोनेशन के फेवर में थे, ठीक है। तो इसलिए स्पेन में सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन होते हैं। तो ये चीज ठीक है। और भारत में ऑफ कोर्स कुछ कुछ सोसाइटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी की भी जान जाती है, जब ऑफ कोर्स हम इस तरह के लोग हैं कि हमारी फैमिलीज आएंगी बहुत दूर से, भारत के कहीं और कोनों से, या फिर कई लोग बाहर भी रहते हैं, तब तक तो एक बंदे का हार्ट कहाँ से ट्रांसप्लांट होगा, तो कब कंसेंट मिलेगा, क्या होगा। तो ये कहीं कहीं चीजें हैं जो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी हैं। ओके तो वो रिपोर्ट आपको अगर याद होगी तो इट्स गुड। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पता चल रहा है कि कैसे उसी एक पॉइंट का एग्जांपल कि कैसे स्पेन के जो लोग हैं दे वेरी इनटू ऑर्गन डोनेशन। ओके तो देखिए, lives of 4 Indians and a Lebanese national were saved after the family of a 67-year-old Spanish woman who was declared brain dead। ओके तो देखिए आपको क्या लिखना है एथिक्स में। जो टेरेसा मारिया है, टेरेसा मारिया फर्नांडिस, वो एक टूरिस्ट थी जो भारत में घूमने आई थी, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे आई वो ब्रेन डेड, उनको एक हैमरेज अटैक हुआ और वो ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया। जनवरी 5 की बात है ये, मुंबई में। ओके फिर जब उनकी फैमिली आई और उनकी फैमिली ने बोला कि शी ऑलवेज वांटेड टू डोनेट हर ऑर्गन्स। ओके तो उन्होंने बोला और उनकी फिर लंग, लिवर और किडनीज वो इंडियन पेशेंट्स को दी गई, और साथ ही में एक लेबनीज नेशनल को उनका हार्ट दिया गया, और उनके जो बोन्स और टेंडन्स थे उन्हें भी डोनेट किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पता चल रहा है, आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है। जैसे यहाँ पे लिखा है, पीपल शुड लर्न फ्रॉम द फैमिली हु विदाउट एनी हेजिटेशन डोनेटेड द ऑर्गन्स टू अननोन पीपल इन अ फॉरेन कंट्री। आपको पता ही नहीं है, आप कौन से भारतीय लोगों को जानते हैं, आप एक कहीं पे घूमने आए हैं, आपको कुछ नहीं पता, इंडियंस, लेबनीज, कुछ भी नहीं, बट दिस इज इमेंस। मतलब आप ह्यूमैनिटी में इसका एग्जाम्पल लिखिए, आप कंपैशन में लिखिए, सेल्फलेसनेस में लिखिए, या आप ये लिखिए कि जो ह्यूमैनिटी है इट ट्रांसेंड्स ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स, एनीथिंग। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल फॉर यू। That Teresa Maria Fernandez, a tourist who came to India, was declared brain dead on January 5, 2023, but donated her organs in a foreign country to unknown people. Write it like this, okay? तो जो भी आप इसको और कॉम्पैक्ट कर सके तो करिए, बट आई sort of actually like this example very much. Reform, not revenge. Now this is again very very important. I strongly believe if you get some data from it, अगर आप इसमें से कुछ चीजें नोट करना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, हमने बहुत डिटेल में द्रौपदी मुर्मू जी की स्टेटमेंट भी, उनकी पूरी स्पीच भी डिस्कस की थी, जो उन्होंने अंडर ट्रायल्स, बेल और प्रिजनर्स के ऊपर कहा था, हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। पर यहाँ पे कुछ डेटा आपको ऐसा मिलता है जो अगर बाई चांस प्रेजेंट रिफॉर्म्स GS1 या GS2 में नहीं आया, ठीक है, तो GS4 में अगर कोई केस स्टडी आ गई, या फिर GS4 में एक 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ गया, या 12 मार्क्स का भी आ सकता है, कि आपको क्या लगता है, डज इंडिया नीड मोर जेल्स, है ना, लार्जर जेल्स, या फिर क्या बेसिकली इंडिया को चाहिए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन एथिक्स में भी आ सकता है। या फिर अगर क्वेश्चन ये आए कि डू यू थिंक, मतलब ज्यादा जो एक बायस है, एक डिस्क्रिमिनेशन है प्रिजनर्स के प्रति, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बेसिकली हमें डेटा बताता है। तो यहाँ पे एक MP है राज्यसभा, जॉन ब्रिटिश, आप जानते होंगे इनको। तो उन्होंने बोला कि जो मैं डेटा आपको बताने वाला हूँ इट वुड शॉक यू, यानी कि जो लोग बिहाइंड द बार्स हैं उसमें से 20.9% SC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, 11.24% ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और 35.06% OBC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। मुस्लिम्स बेसिकली 20% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 2.47% क्रिश्चियंस, 3.24% सिक्स। तो
जनरल अपर कास्ट है कहाँ इसमें? तो ये चीज़ इन्होंने बताने की कोशिश की है। आपको याद होगा यूएसए की रिपोर्ट, जब बेसिकली जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में बेसिकली जब वो केस आया था, तो उनकी रिपोर्ट्स निकली थी बहुत सारी, जिसके हमें पता चला था जिसके माध्यम से कि वहाँ पे कितना ज़्यादा ब्लैक बायस है। उनको लगता ही ऐसा, बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के जो टूल्स हैं उनके अंदर भी ये बायस है कि जो ब्लैक पीपल है वो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स होते हैं। तो आप समझ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे भी एक बायस कहीं ना कहीं हमें दिखता है, ऐसी बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं। बट इन इंडिया वी हैव, सो यू कैन राइट इट, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है, डू यू बिलीव देयर इज अ हरासमेंट ऑफ SC/ST कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग देम अंडर ट्रायल्स और अरेस्टिंग देम आर्बिट्ररली एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? बट इन इंडिया वी हैव कम अप विद अ सोल्यूशन। पर इंडिया में एक सोल्यूशन जो सजेस्ट किया जा रहा है वो ये है कि और प्रिजन्स बनाए, और बड़े प्रिजन्स बनाए, है ना, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रिजन्स हैं उनको एक्सपैंड करते हैं। ये दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना जी ने, उन्होंने रिसेंटली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को एलोकेट किया है 1.6 लाख स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड टू बिल्ड अ न्यू प्रिजन कॉम्प्लेक्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे इनका ये कहना है कि हम ये वंडर करते हैं कि क्या उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की स्पीच सुनी थी कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज की थी नवंबर 2022 में। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था कि मैं बहुत बार आए दिन आजकल सुनती हूँ कि हमें नए प्रिजन्स की ज़रूरत है, क्योंकि प्रिजन्स ओवर क्राउडेड हैं, तो ऑफकोर्स नई जगहों की ज़रूरत है जहाँ पे प्रिजनर्स को डाला जा सके। तो उनका ये कहना था, लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं कि इंडिया इज़ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग एज अ सोसाइटी। जब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमें नए जेल्स की क्या, हमें तो एग्जिस्टिंग जेल्स भी बंद कर देनी चाहिए। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस? कि कम क्राइम होगा यहाँ पे, ठीक है? द प्रेसिडेंट ऑल्सो एड्रेस द सिंगल बिगेस्ट रीजन। अब यहाँ पे अगर ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स पे एथिक्स में क्वेश्चन आए या GS2 में क्वेश्चन आए, तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स के रूट्स पे लाई करता है आर्बिट्रेरी और बहुत ही ज़्यादा अरेस्ट होना, ओके, और बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होना उन लॉज के तहत, ठीक है? तो जो एक रूल है दैट बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, वो फॉलो ही ना किया जाना भारत के केस में, वो है ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स के क्रक्स पे, ठीक है? तो ह्यूज जहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि इंडियाज प्रिजन्स आर फुल ऑफ दोज फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन। ऐसे क्यों है? अभी हमने देखा कि जो बिहाइंड द बार्स हैं वो डिसएडवांटेज सेक्शन ज़्यादा है यहाँ पे। क्यों ऐसा? क्योंकि ह्यूज चंक ऑफ देम, ये भी द्रौपदी मुर्मू जी ने ही कहा था, उनको जो जेल किया जाता है उन छोटे पेटी ऑफेंसेस, उन्होंने बताया था अपनी स्पीच में कि किसी ने एक को थप्पड़ मार दिया तो वो जेल में है 5 साल से। और मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एक टाइम पे जेल कमेटी की इन्वेस्टिगेटर थी एक समय पे कभी, तो उस कमिटी की बेसिकली। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस खुद किया कि उन्होंने जब जाके लोगों से पूछा तो एक ने बताया कि मैं 5 साल से, लेकिन मैं बेल बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, जो एश्योरेंस के रूप में देना होता है कि मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या जो भी, ठीक है? तो दे आर लैंग्विशिंग इन जेल्स बिकॉज देयर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ बेल बॉन्ड्स। और इसीलिए जो डिसएडवांटेज लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो भी अंडर ट्रायल्स या प्रिजनर्स हैं। डेटा फ्रॉम द प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021 रिपोर्ट ऑफ द NCRB शो दैट मोर देन 77% ऑफ जेल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल्स। और ये हर साल नंबर बढ़ता जा रहा है। आप खुद सोचिए, प्रिजनर्स में से 77% अंडर ट्रायल्स हैं, जिनका या तो अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ या ट्रायल चल रहा है, उनको कन्विक्ट भी नहीं किया गया, बस वो जेल में है, ओके? और कितने कितने साल अंडर ट्रायल होने के बाद वो एक्विट हो जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। एक इंसान को अभी एक्विटल मिला 16 साल बाद, एंड इट वाज इनसेन। और उसके कोई क्या मतलब, उनके बच्चे इतने बड़े हो गए इतने साल में। तो the under trial prisoners in Indian jails registered a 15% increase in 2021. The same data sets also, okay, the same data set also records that 25% of this prison population is illiterate. Now this is very important. जो 25% ये prisoner population है वो illiterate है, ओके? लेकिन हमारे पास ये नहीं पता कि क्या इकोनॉमिक स्टैचर है इन प्रिजनर्स का। लेकिन तभी भी हमने देख लिया एजुकेशन लेवल कितना है, 25% इलिटरेट है, और सोशल बैकग्राउंड देख लिया कि डिसएडवांटेज सेक्शन वाले लोग परसेंटेज पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि क्या डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस और वल्नरेबिलिटी है इन प्रिजनर्स की। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आउटलाइंड 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट एंड कस्टडी। सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स आउटलाइन किए हुए हैं रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट एंड कस्टडी, ओके? सबसे पहली बात तो, एक इंसान जो प्रिजन में होता है वो अ पर्सन कैन नॉट बिकम अ नॉन पर्सन, वो इंसान ही रहेगा,
वो कुत्ता बिल्ली ऐसा कुछ नहीं बन जाता, तो उसको आप ऐसे ही देख के भी भागने की कोशिश करना। आप कभी भी पता है तिहाड़ जेल के पास से निकलेंगे ना, तो उस पर एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। एज अ किड टू, आई वॉज वेरी वेरी humbled बाय दैट सेंटेंस whenever we used to pass through it, कि कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से एक क्रिमिनल नहीं बन के आता। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस या कुछ। आई एम नॉट जस्टिफाइंग क्राइम, नॉट एट ऑल। ऑफ कोर्स क्राइम हैज टू बी डेल्ट डेल्ट हेफ्टली, पर द फैक्ट ये है कि कहीं जो मिटिगेटिंग सर्कल, जब भी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है डेथ पेनल्टी देने से पहले, अगर आप खुद सोचिए कोई इंसान अगर एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, उसको एज अ किड उसने पूरे अपने बचपने में सिर्फ हरासमेंट सही हो, अगर थोड़ा एक बच्चा थोड़ा मोटा है ना, मोटे ये वो कुछ भी किसी भी तरह का बुली हो सकता है। एक बच्चे को स्कूल में जाके हर जगह जा जाके ये सुनना पड़ रहा है। एक बार उसे जब बड़ा हो तो गुस्सा आ गया, किसी ने उसको बोल दिया, उसने ऐसे ही मारा, उसे कंपास से मार दिया अपने उसके, तो उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन उस बेचारे बच्चे की भी तो जान चली गई ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है ये होते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, इन पे भी ध्यान दिया जाए। हम डायरेक्टली डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स कहीं तो इतने दरिंदे लोग होते हैं, उनको तो जो भी है वो सजा मिलनी ही चाहिए, बट ऑफ कोर्स दिस ऑल्सो हैज टू बी केप्ट इन माइंड। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि अ पर्सन डज नॉट बिकम अ नॉन पर्सन। सेकेंड ये है अ पर्सन इन प्रिजन इज एंटाइटल्ड टू ऑल ह्यूमन राइट्स विद इन द लिमिटेशन, सारे ह्यूमन राइट्स उनको भी मिलते हैं। थर्ड, देर इज नो जस्टिफिकेशन एग्रीवेटिंग द सफरिंग। अब ऑलरेडी देखिए वो सफर कर रहे हैं, जेल में रह रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर, हर चीज से दूर, दुनिया से दूर, तो उनकी उस सफरिंग को और मत बढ़ाइए। जो सेक्शन 436A है CRPC का, उनका ये कहना है सेक्शन का, दैट अ पर्सन हैविंग अंडरगॉन। अब देखिए अगर आप जो भी आपकी क्राइम के लिए पनिशमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 4 साल, आप 2 साल ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप बेल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सेक्शन 436A कहता है CRPC का। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब भी आप प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल्स, इन सब के बारे में लिखे, हुसैन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ये केस ज़रूर लिखें, हुसैन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा था? The court had ordered expeditious disposal of bail applications along the principle of bail। जैसे इसमें इन्होंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने, जब हम बार बार कहते हैं बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, वो इस केस से निकल के आया था। ओके, तो आप लिखेंगे दैट इन दिस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये बेसिकली ईडीएम दिया गया था। Yet India, the world's largest democracy, is one of the few countries। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगेन ये भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और ये बहुत अजीब बात है, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी कि जो हमारे अगर कोई प्रिजनर है, कोई जेल में है, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, एक क्रिमिनल अगर है भी कोई तो, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। व्हाट नॉनसेंस इज दैट? आप खुद सोच के देखिए, ये तो मतलब ये कहीं चीज़ों में तो इस पर हंसी आती है। ऐसा क्यों है? कहीं जो आज तक चीज़ें चली आ रही हैं, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स हमें उस पर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, वो इसमें से एक है। ठीक है, कि और जो आप जानते हैं सबसे जो बेसिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे भारत का नींव कह सकते हैं, जब भारत का कॉन्सेप्ट आया, जब हमारे यहाँ पे इलिटरेसी इतनी ज़्यादा थी कि ब्रिटिशर्स ने, सारे वर्ल्ड के एनालिस्ट ने ये कहा, तो भारत तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, इट इज़ बाउंड टू फेल, इट इज़ डूम्ड टू फेल। इलिटरेट लोगों को पता ही कैसे है कि कैसे वोट करना है, कैसे नहीं करना। और आज देखिए आप किस तरह की, आज बाहर के लोग भी गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को। सो दैट्स द थिंग तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हैं। दिस इंक्लूड्स दी ओके द नंबर ऑफ कस्टोडियन। अगेन एक और चीज़ जो आप लिखेंगे, आपने सोशल बैकवर्डनेस लिख दिया, आपने लिटरेसी 25% का लिख दिया, आपने हुसैन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लिख दिया, आपने राइट टू वोट नहीं है ये लिख दिया। फिर आप ये चीज़ ज़रूर लिखेंगे जो कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, इट हैज़ रजिस्टर्ड 12% इंक्रीज फ्रॉम 1887 in 2020 to 2116 in 2021। तो ये जो कस्टोडियल डेथ हो रही है, टॉर्चर की वजह से हो रही है, किसी भी रीज़न से हो रही है, इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होता है, तो दिस इज़ नॉट फाइन। ओके, तो ये चीज़ कस्टोडियल डेथ वाली आप ज़रूर लिखें। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। ये आपके लिए हमेशा एथिक्स में आए तो इससे बढ़िया कोई आपके लिए कंक्लूजन नहीं हो सकता कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है वो 4 पिलर्स पे बेस्ड होता है। एक होता है डेटरेंस, यानी कि एक इंसान को थोड़ी सी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो कभी दोबारा ये चीज़ ना करे, डेटर कर दे हम उसको आगे कुछ भी ऐसा परफॉर्म करने से। एक होता है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उससे जो भी उसने काम किया उसके लिए उसको बहुत प्रताड़ित किया जाए। और प्रिवेंशन, यानी कि वही जो चीज़ कभी भी वो दोबारा ना करे। और एक तो रिफॉर्मेशन, जो विपासना कैंप्स चलाए जाते हैं,
कैरियो के लिए, ताकि वो रिफॉर्म हो जाए एक इंसान के हमसे गलती हुई थी। तो डेटरेंस, रेट्रीब्यूशन, प्रिवेंशन एंड रिफॉर्मेशन। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि भारत में कहीं ना कहीं रेट्रीब्यूशन, कड़ी से कड़ी सजा वाली चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब हम द हिंदू के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, यूएस वाउज टू डिफेंड स्पेस विद जापान। अब देखिए ये क्या है बेसिकली। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है वेंसडे को अगर कोई भी स्पेस में अटैक होगा वो जो हमारी जापान के साथ डिफेंस ट्रीटी है कि जापान हमारे न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत आता है, हम भी उन डिफेंस ट्रूप्स हमारी डिप्लॉय होंगी जापान को कोई भी थ्रेटन करता है, तो स्पेस में भी अगर उनको कोई थ्रेटन करेगा तो हमारी वो ट्रीटी इन्वोक की जाएगी। ओके, और साथ ही में यूएस ने बोला है कि अब हम डिप्लॉय कर रहे हैं जापान की सोइल पे एक बहुत ही एजाइल मरीन यूनिट को भी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जापान इज एक्चुअली वेरी scared because of China. China is a nuclear power. China is a very aggressive power. तो आपको ये भी पता है कि जापान ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग भी बढ़ा दी है, 2% ऑफ जीडीपी तक करने की बात की है। You know all of that, okay? Weeks after unveiling plans to ramp up security spending, तो आप जानते हैं ये क्या होने वाला है कि यूएस मरीन लिटोरल रेजिमेंट, अ मोर एजाइल मरीन यूनिट, वो बेसिकली डिप्लॉय करने वाले हैं ओकिनावा में, जो आप जानते हैं सदर्न जापानीज आइलैंड है। UAE agrees to roll over debt to पाकिस्तान। तो देखिए इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत खास लिखा नहीं है वैसे तो यहाँ पे कुछ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग ओवर ऑफ डेट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक लोन है, एक डेट है, उसका ड्यू डेट आ गई, उसको अब आपको पे करना है। ओके, तो आपको उसका प्रिंसिपल अब पे करना है, लेकिन आप क्या करेंगे, उसको पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप वही जिसने आपको लोन दिया हुआ है उससे एक और लोन मांगेंगे कि हमारा जो पहले वाला लोन है, हम वो जो आप अब नया लोन दे रहे हो उसी से उसको चुकता कर देंगे, ठीक है। तो यू रोल ओवर अ लोन, है ना, टू गेट एक और लोन ताकि आप अपना पुराने वाला लोन पे कर सकें उससे कुछ अमाउंट उसका। तो ये चीज बेसिकली, तो स्ट्रक्चरली द फंड्स फ्रॉम द सेकंड डेट आर यूज्ड टू रीपे द फर्स्ट डेट। और फिर जो आपका सेकंड डेट आया, फिर आप देखिए मैं आपको भी समझाती हूँ कि यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने, यूएई ने अग्री कर दिया है कि हम $2 बिलियन का जो हमने पाकिस्तान को लोन दिया होता उसको रोल ओवर कर रहे हैं, और अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को $1 बिलियन का एक्स्ट्रा लोन। तो अब आप सुनिए मेरी बात, ठीक है। $2 बिलियन अब रीपे करने का टाइम आ गया था पाकिस्तान का, पर आपको पता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो यूएई ने इस $2 बिलियन की जगह क्या किया है, इसको तो रीपे अभी पाकिस्तान कर नहीं सकता, इन्होंने $1 बिलियन दे दिया है। तो पाकिस्तान क्या करेगा, $1 बिलियन से इसको पे कर देगा, और अगर खुद से भी $1 बिलियन दे सके तो बहुत अच्छी बात है, इससे पूरा $2 बिलियन पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब सपोज करिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो $1 बिलियन का लोन पाकिस्तान को यहाँ से मिला है, और $1 बिलियन खुद से लगाएगा, और $2 बिलियन का ये जो लोन है वो पे हो गया। लेकिन अब ये $1 बिलियन जो नया मिला है ये भी तो लोन है ना, लेकिन ये तो फ्रेश मिल रहा है ना, इसका ड्यू डेट तो बहुत बाद में आएगा, तब तक और टाइम मिल गया, यू बाय टाइम दैट वे। ओके, तो ये चीज बेसिकली रोलिंग ओवर डेट का मतलब होता है। ओके, तो ये आप जानते हैं कि जो इनके पास फॉरेन एक्सचेंज है वो केवल अब तीन वीक का इंपोर्ट कवर जिसे कहते हैं, कि आपके पास कितना फॉरेक्स बचा है, कितने दिन की इंपोर्ट्स आप उससे कवर कर सकते हैं, तो 3 ही हफ्तों के इंपोर्ट से कवर कर सकते हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है। साथ ही में पाकिस्तान का जो डेट है वो बेसिकली $274 बिलियन है, और नियरली 90% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। तो ये सारी चीजें आपको पता हैं। और साथ ही में पाकिस्तान में अभी टेरर अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इंडिया इंटेंसिफाइड क्रैकडाउन ऑन एक्टिविस्ट मीडिया इन 2022, ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट। तो बेसिकली वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच, आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में, आप पढ़ते भी हैं, तो इन्होंने रिलीज की है थर्सडे को एक रिपोर्ट, जिसमें इनका ये कहना है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने अपना इंटेंसिफाई कर दिया है, अटैक को ब्रॉडन कर दिया है, अटैक को एक्टिविस्ट ग्रुप्स के ऊपर,
जर्नलिस्ट के ऊपर, ठीक है, मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है, एडिंग दैट द हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट यूज अब्यूसिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज टू रिप्रेस मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज। तो ये चीज़ इन्होंने कही है, द बीजेपी गवर्नमेंट्स प्रमोशन ऑफ हिंदू मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी प्रोवोक्स अथॉरिटीज एंड सपोर्टर्स टू एंगेज इन डिस्क्रिमिनेटरी एंड एट टाइम्स वायलेंट एक्शंस। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि आप इसकी बजाय कि अपने क्रिटिक्स को, जो भी आपके खिलाफ बोलते हैं या माइनॉरिटीज़ हैं या फिर जो राइट ग्रुप्स हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन पे बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं ना कि ये सही नहीं है, ये लिबरलिस्ट या लेफ्टिस्ट एजेंडा प्रोपेगेट करते हैं, ऑल ऑफ दैट। इनको शट डाउन करने के बजाय या चुप करवाने के बजाय, इनको जेल में डालने के बजाय, इन अथॉरिटीज़ के कहीं कहीं लोग जो हैं, जो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, ये इनका कहना है। साथ ही में इन्होंने रेफर किया है जो बिल्किस बानो जी के केस में 11 हिंदू मैन को जो लाइफ सेंटेंस मिला हुआ था, उनको रिलीज कर देना। ये इन्होंने बेसिकली द एक्शन हाईलाइटेड द गवर्नमेंट्स डिस्क्रिमिनेटरी स्टैंड्स टुवर्ड्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज इवन इन द केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ओके और साथ ही में इन्होंने हमारी जुडिशरी को प्रेज भी किया है। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारी जुडिशरी है, इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली लिबरल एंड डेफिनेटली सो, इसमें कोई दो राहें नहीं है। जिस तरह का लिबरल स्टैंड भारत की सुप्रीम कोर्ट ले रही है, इट इज़ एक्चुअली कमेंडेबल, क्योंकि जो सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है यूएस, उसकी सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं कौन सा स्टैंड ले रही है, इट इज़ वॉकिंग बैकवर्ड्स अब तो, कि अबॉर्शन को इलीगल कर देना एंड ऑल दैट, है ना। तो यहाँ पे आप खुद देखिए, यहाँ अबॉर्शन तो क्या, यहाँ पे अब अनमैरिड वुमेन के लिए भी अबॉर्शन, कोई रिलेशनशिप्स के लिए भी मैरिज की डेफिनेशन में उनको इंक्लूड करना, सेम सेक्स मैरिज को बेसिकली डिस्कस किया जा रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सेडिशन लॉ को खारिज करने की बात की जा रही है। सो 2 फिंगर टेस्ट जो बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स पे अप्लाई किया जाता था, उसको बैन कर दिया गया है। ओके तो दिस इज डेफिनेटली वेरी लिबरल। ओके, जोशीमठ डिमोलिशन ऑफ 2 डैमेज्ड होटल बिगेंस। तो देखिए, ये तो आपको पता ही है कि 2 होटल्स को डिमोलिश करना था। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, एथिक्स में क्या लिखेंगे, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, सब कुछ आपको पता है। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजास्टर है ना ये, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, यह बहुत ही डिटेल्ड मैनर में क्या होता है, स्टेट लेवल का डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, कितने लाख तक का उनके छूट होती है, कि लोकलाइज्ड डिजास्टर्स के लिए भी आप पैसा निकाल सकते हैं फंड से, ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करिए। अब यहाँ पे क्योंकि 2 होटल्स को डिमोलिश करने की बात की गई है, तो इन्होंने बोला है कि हम किस सेक्शन के तहत करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शंस 33 और 34 के तहत, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये जो 2 होटल्स हैं, अगर इनको नहीं डिमोलिश किया गया, तो और जो 40 बिग एंड स्मॉल हाउसेज हैं, शॉप्स हैं जो इनके बीच में आ रही हैं, बेसिकली वो बर्बाद हो जाएंगी, और बहुत सारी ह्यूमन लाइव्स भी। तो सेक्शन 33 क्या कहता है? सेक्शन 33 बेसिकली कहता है, जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी है, वो एक ऑर्डर पास करके किसी भी ऑफिसर को ये कह सकती है, या किसी भी लोकल अथॉरिटी को ये कह सकती है कि जो भी स्टेप लेना पड़े वो लेना पड़ेगा, विच एवर स्टेप नेसेसरी विल हैव टू बी टेकन, सो दैट लोगों की जान बचाई जा सके, या प्रिवेंट किया जा सके, या मिटिगेट किया जा सके एक डिजास्टर को। तो यहाँ पे बेसिकली एनी स्टेप आ जाता है, समझ रहे हैं आप। तो एक बहुत ही ब्लैंकेट आप कह सकते हैं कि स्कोप है सेक्शन 33 के तहत। तो आपको ये पता होना चाहिए। सेक्शन 34 थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, सेक्शन 33 थोड़ा जेनरिक हो गया, उसमें सब कुछ ही आ जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए। सेक्शन 34 में आता है कि यू विल एक्चुअली आप सर्च ऑपरेशंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये बात की बात हो जाती है, लेकिन फूड का ध्यान रखना, शेल्टर का ध्यान रखना, अगर आप व्हीकलर ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहें वहाँ पे, तो वो भी रोक दीजिए कि इन होटल्स के पास कोई नहीं जा सकता। तो यही सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तिप्रा मोठा मेक्स पोल अलायंस कंडीशनल ऑन ग्रेटर तिप्रा लैंड। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत सारे सक्सेशनिस्ट जो मूवमेंट्स हैं, यहाँ पे सक्सेशनिस्ट तो मैं इसे नहीं कहूँगी, अगेन क्योंकि आप जानते हैं बोडो लैंड की डिमांड है, या फिर गोरखा लैंड की डिमांड है, खालिस्तान तो एक बहुत ही इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, ठीक है, ग्रेटर नागालिम की डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि वी आर
hearing this a lot lately. ओके तो यहाँ पे बेसिकली एक पार्टी है, रीजनल पार्टी, जिसका नाम है त्रिपुरा मोठा। तो इनके चीफ का ये कहना है, प्रद्युत विक्रम जो है, बेसिकली इनका ये कहना है कि हम सिर्फ उनके साथ अलायंस या कोलिजन बनाएंगे, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो लेफ्टिस्ट हैं, जो बेसिकली हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को सपोर्ट करते हैं, ये लिखित में देंगे हमें। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बेसिकली क्या, कौन सी जगह ये लोग चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इंक्लूड्स द रीजन अंडर द त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज एंड ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसके अंदर जो भी एरिया है, साथ ही में इसके आसपास के जो 36 विलेजेस हैं, ठीक है, ये बेसिकली त्रिपुरा के अंदर अंदर की जगहें हैं, इनको एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाना है। तो आप सोचिए समझिए कि क्यों हुआ है एक्चुअली, मतलब ये हो क्यों रहा है। देखिए, जो त्रिपुरा की इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ओके, वो काफ़ी एंशियस हैं काफ़ी सालों से। क्यों? क्योंकि बहुत, जब ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो अब बांग्लादेश है, जब वॉर हुई, या वॉर से पहले भी जब उन्हें लग रहा था कि बहुत टसल चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है ईस्ट पाकिस्तान में, तो बहुत सारे वहाँ से बंगालीज त्रिपुरा में आ गए थे। तो जो इंडिजिनस ट्राइबल जो त्रिपुरा का आइडेंटिटी है वो खत्म हो गया। तो ये खुद ही के त्रिपुरा लैंड में ये बेसिकली माइनॉरिटी बन के रह गए, इंडिजिनस कम्युनिटीज। ठीक है, तो इनकी जो पॉपुलेशन हुआ करती थी ट्राइबल्स की 1881 में, वो 63.77% थी। अभी क्या इनकी 31%, 2011 के सेंसस के हिसाब से हम देखें तो। ये अपने ही रीजन में इतनी डिस्प्लेसमेंट जो वहां से आई, जो माइग्रेशन आई, खुद ही के रीजन में माइनॉरिटी बन के रह गए। तो इसीलिए बेसिकली क्या चाहते हैं कि ये ग्रेटर जो त्रिपुरा लैंड है, त्रिपुरा लैंड बेसिकली बनाया जाए ताकि हमें अपने राइट्स मिल सकें, जो त्रिपुरी इंडिजिनस पीपल हैं उनके लिए। ओके तो ये जो एक स्टेट बनना चाहती है, स्टेट या यूटी जो भी बना दे त्रिपुरा लैंड को, ये बेसिकली पूरे त्रिपुरा में से 68% जो जोग्राफिकल एरिया है वो निकाला जाएगा, तब जाके ये बेसिकली बनेगा ये एरिया। तो देखिए, आप इसको ऑफ कोर्स त्रिपुरा लैंड पे तो एक कोई आइसोलेशन में क्वेश्चन आ नहीं जाएगा, तो आप इसको बहुत कॉन्फिडेंस में प्रिपेयर कीजिए सारी चीज़ों को, ठीक है। ओके, इंडिया हैज़ मेड मार्क्ड प्रोग्रेस इन LAC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आर्मी चीफ। तो देखिए, LAC के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के बारे में जो बात होती है, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखने पड़ेंगे। इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सब्सटैंशिएट अगर अपना पॉइंट कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स के साथ करिए। हम जानते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है LAC की बात, तो हम भी तो कर रहे हैं, तो फिर हम भी कर रहे हैं, इसको कैसे सब्सटैंशिएट करेंगे। तो आप ये लिखेंगे कि पिछले 5 सालों में जो BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कंस्ट्रक्ट की है कम से कम 6000 किलोमीटर ऑफ रोड्स। ठीक है, साथ ही में आप क्या लिखेंगे कि जो ब्रिजेस हैं, जो बेसिकली जहाँ से गन्स, टैंक सब कुछ पहुँचानी होती है ट्रूप्स के पास, वो बेसिकली 7450 meters of bridges have been constructed, so 6000 kilometer of roads and 7450 meters of bridges. ओके तो ये लिखेंगे। एक दो टनल का नाम लिख दीजिए, लद्दाख में जो जोजिला टनल है उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, काफ़ी ऑपरेशनलाइज है। ओके, एटलीस्ट करने की कोशिश तो की जा रही है, तो इट वुड बी वेरी गुड। ओके, आप और क्या लिख सकते हैं, शिंकुला टनल के बारे में लिख सकते हैं। सो ये कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप लिखेंगे तो योर वर्क इज डन। ओके, अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली क्योंकि तवांग क्राइसिस की हमने बात देखी, तो वहाँ पे आप सेला टनल लिख सकते हैं। इट इज़ लाइकली टू गेट ऑपरेशनलाइज्ड बाय मिडिल ऑफ द ईयर। तो यू राइट अबाउट सेला टनल। अगर हम आगे देखेंगे कुछ, तो हमने क्या क्या देखा, 6000 किलोमीटर ऑफ रोड्स, 7450 meters ऑफ ब्रिजेस। देन यू राइट अबाउट सेला टनल जो ऑपरेशनलाइज होने वाला है बहुत ही जल्दी। यू राइट अबाउट जोजिला टनल। ओके, तो साथ में यही चीज़ें बस यहाँ पे लिखी हैं कि हमने भी इम्प्रूवमेंट दिखाई है इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, नथिंग मच हियर। ओके, वाई हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दिल्ली इफ सेंटर कॉल्स द शॉट्स। तो बेसिकली आप जानते हैं दिल्ली की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो टसल छिड़ रही है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास केस चल रहा है कि एक्चुअल में ब्यूरोक्रेट्स कौन कंट्रोल करता है।
तो ये बेसिकली जो 5 जज बेंच है ये सुना जा रहा है। तो इसमें बेसिकली सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है, केंद्रीय सरकार के जो लॉयर हम कह रहे हैं, उन्होंने बोला है कि देखिए हम केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखते हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जो फंक्शनल कंट्रोल है वो दिल्ली मिनिस्ट्री, जो दिल्ली सरकार के मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फंक्शनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारी चीजें केंद्रीय सरकार के पास है। फंक्शनल इन द सेंस कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री कोई एक स्कीम लेके आई है, दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्ट्री एक स्कीम लेके आई है, तो ब्यूरोक्रेट्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो तो फंक्शनल कंट्रोल टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर स्कीम, तो वो दिल्ली सरकार के पास है। ये केंद्रीय सरकार ने अपनी जस्टिफिकेशन दी है। ओके, तो ये हमने देखा है। इट कैन नॉट शिफ्ट दिस ऑफिसर। अब देखिए यहाँ पे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। इन्होंने बोला है कि अच्छा ठीक है, वी गेट इट जो आपने बोला है अभी, पर ये भी तो यहाँ पे भी तो एक दिक्कत है ना। सपोज कीजिए कि एक ऑफिसर है, वो अपने ढंग से फंक्शंस को नहीं डिस्पोज कर रहे, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्कीम का बोला गया है, तो अब इसमें बेसिकली वो उसको रिमूव करना चाहते हैं और उसको रिप्लेस करके कोई और ब्यूरोक्रेट लेके आना चाहते हैं दिल्ली की सरकार, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके पास है ना। तो अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ जब आपके पास है, ट्रांसफर आपके पास है, तो फिर वो क्या करे? वो बैठे रहे? हो ही नहीं सकता ना, कर ही नहीं सकते। तो ये तो दिक्कत है बहुत बड़ी। तो अब फिर इस पे केंद्रीय सरकार के लॉयर ने काफी जस्टिफिकेशन दी कि देखिए ये नेशनल यूनियन टेरिटरी का तो कॉन्सेप्ट ही यही है ना कि केंद्रीय सरकार, यूनियन बेसिकली उसको रूल करना चाहती है, एडमिनिस्टर करना चाहती है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है ना। और बेसिकली अगर इस केस में वो सच में चाहते भी हैं कि इस पर्टिकुलर ऑफिसर को रिमूव किया जाए क्योंकि ये ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा, इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस कंप्लेंट को काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पास करेंगे जो सेंटर के पास है, और वो एक्शन लेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन इसके खिलाफ। तो ये इन्होंने बेसिकली कहा है कि इसका भी सोल्यूशन है। ओके, फिर जब यहाँ पे इन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरीज को यूनियन टेरिटरी को तो यूनियन ही रूल करेगा ना, यूनियन टेरिटरी को कॉन्सेप्ट ही यही है, तो इस पे फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है फिर जब यूनियन टेरिटरी ने रूल करना है, फिर इलेक्टेड आप इलेक्शन करवाई क्यों रहे हो? इलेक्शन भी खत्म कर दो फिर दिल्ली के, इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही क्यों? ठीक है, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज टू बी कैरिड आउट एट द बैक एंड कॉल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, व्हाई हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट? तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। Okay, world is in crisis and it is not clear how long it will last, says Modi. तो प्राइम आपको ये बात पता है कि वर्चुअली वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट शुरू हो गया है, जिसपे आप जानते हैं 120 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है ग्लोबल साउथ की, तो उसको हम बेसिकली होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मिस्टर मोदी की स्पीच में क्या बोला गया है? ये जो संसार है एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है, और कब ये खत्म होगा ये हमें खुद को भी नहीं पता। ओके, कब तक चलेगी इंस्टेबिलिटी स्टेट, वी डोंट नो। ओके, द ग्लोबल साउथ डज नॉट हैव एन एडिक्वेट वॉइस इन द 8 decade old मॉडल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। दिस इज इंसेन। ओके, अब एक नया इमर्जिंग ऑर्डर हमें दिख रहा है, तो उस इमर्जिंग ऑर्डर को शेप कौन करेगा? ग्लोबल साउथ। लेकिन ऐसा है नहीं, हमारा तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है ना हमारे जितने मिलना चाहिए ग्लोबल साउथ को। और ये इन्होंने कहा है दैट द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ वुड ड्राइव द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 21st century। और आप जानते हैं एशियन सेंचुरी का समय आने वाला है साथ ही में। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय द ग्लोबल साउथ। अब देखिए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी हो, ये हमने तो कुछ किया ही नहीं इसमें। हमारे यहाँ क्यों इतनी फ्लड्स हो रही हैं या साइक्लोन्स हो रहे हैं? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज किया हमने है नहीं, भुगते हमको कह देते हैं कि आप चावल मत उगाओ, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम खाना छोड़ दें। मतलब हमें यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये आपस की इनकी दिक्कत है, रशिया और वेस्ट की, और उसमें फर्टिलाइजर सिक्योरिटी शॉर्टेज, यानी कि फर्टिलाइजर क्राइसिस या फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, वो किसको हो रहा है? इजिप्ट को हो रहा है, साउथ अफ्रीका को हो रहा है, हमारी जैसी कंट्रीज को हो रहा है ना। या फिर टेररिज्म, हमने नहीं क्रिएट किया टेररिज्म को। अगर कहीं लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की खुद की दिमागी उपज है टेररिज्म, तो ऐसा नहीं है। ये चीज मैं आपको बता दूं, ये टेररिज्म भी किसने शुरू किया है? यूएसए ने, द सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसा की कौन से? बिकॉज यूएस ने ही इन मुजाहिदीन को बेसिकली यूएसएसआर के खिलाफ ट्रेन किया था, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आके बैठ गया था। और फिर इनमें इतनी, वो तो यूएसएसआर को हरा दिया, एक सुपर पावर को इन्होंने हरा दिया, फिर वो चले गए वहां से, है ना। यूएसएसआर चला गया अफगानिस्तान से, पर इसमें इनमें इतनी ऊर्जा है पाकिस्तानियों में, जो मुजाहिदीन जो यूएसए ने ट्रेन की है। अब ये क्या करेंगे? ये तो अनएम्प्लॉयड हो गए, इनको भी तो कहीं एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो पाकिस्तान ने कहा वैसे तो हम हारते ही जा रहे हैं,
जो वॉर हो रही है सीधी सीधी वो तो भारत हमें हरा ही जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, मिलिटेंसी करो इस इनकी, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के तरफ से जो जम्मू कश्मीर भारत का है वहां भेजना शुरू करो, कहीं तो इनको एम्प्लॉयमेंट देनी है ना। इन्होंने सुपर पावर को हराया, भारत को भी हरा देंगे अंदर अंदर से। तो ये जो टेररिज्म है ये सब कुछ ये इन कंट्रीज ने किया है, पर भुगत कौन रहा है? हम जैसे लोग। तो ये चीज इन्होंने कही है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।